फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे आइए हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित फर्स्ट वीडियो होगा। सेकेंड वीडियो में भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और 25-25 क्वेश्चंस का पर वीडियो होगा, यानी कि कुल मिलाकर के मौर्य साम्राज्य से संबंधित 50 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो आंसर होगा, यूनानी लेखकों ने अपने लेखन में, अपने विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है सेंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस जैसे नामों का प्रयोग किया है। तो आंसर हो जाएगा सेंड्रोकोट्टस या एंड्रोकोट्टस। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आंसर रहे तो उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोट्टस तथा एंड्रोकोट्टस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? अर्थात यह किसने पहचाना था कि सेंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस नाम जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? तो यह पहचानने वाले इतिहासकार थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, ठीक है, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया गया है? केवल अशोक के अभिलेखों को ही आधार बना करके अशोक का इतिहास लिखने का एक दुष्कर प्रयत्न किया गया है डॉक्टर भंडारकर द्वारा, और इसमें अभिलेखों के अलावे उन्होंने और किसी भी अन्य स्रोत का प्रयोग नहीं किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का सिद्ध करते हैं, जबकि अन्य ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को एक नीच कुल का नीच जाति का साबित करते हैं। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्षत्रिय जाति का उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? चंद्रगुप्त को वृषल अथवा कुलहीन मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? तो एक अभिलेख है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इस रुम्मिनदेई अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का जब गद्दी पे आरोहण हो गया, अर्थात अशोक जब गद्दी पर बैठ गया, तो उसके 20 वर्ष के बाद अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था। और लुम्बिनी एक गांव था, तो उस गांव को करों में थोड़ी सी कंसेशन दिया था, यानी कि रियायत या फिर छूट दिया था। और छूट कहाँ तक दिया था, जो कि ऐसे अशोक के साम्राज्य में 1/4 या फिर 1/6 भाग लिया जाता था टैक्स, लेकिन लुम्बिनी में 1/8 भाग लिया जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला सेतु किस प्रकार का कर था? तो सेतु कर जो था यह फल फूल एवं सब्जियों पर लगाया जाने वाला कर था। तो आंसर हो जाएगा फल फूल एवं सब्जियों पर लगाया जाने वाला कर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म में उन्हें किसने दीक्षित किया था? आंसर होगा भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु के साथ वो श्रवण बेलगोला, अर्थात दक्षिण की ओर, यानी कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहीं उन्होंने कायाक्लेश के माध्यम से अपना शरीर त्याग किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह है? तो मयूर जो है वो मौर्य शासकों का वंशीय चिन्ह है। तो यह बताया था ग्रुनवेडल नाम के इतिहासकार ने। और इनके ही आधार पर यह पहचाना गया कि मौर्यों का जो राजवंश
मौर्य राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वह था मयूर। ठीक है, मयूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह अर्थात अ बैंड ऑफ रॉबर्स कहा है? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह यानी कि अ बैंड ऑफ रॉबर्स कहा है जस्टिन ने। ठीक है, जस्टिन जो कि यूनानी इतिहासकार हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। क्यों? क्योंकि ये छापामार युद्ध करने की शैली ये अपनाते थे और इस आधार में एकदम आंधी तूफान की तरह ये आते थे और दुश्मनों पर भारी पड़ जाते थे। तो इसी चलते इनको डाकुओं का गिरोह उन्होंने कहा है। लूट मार भी खूब किया करते थे इनकी सेना में, इनकी सेना के सैनिक। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो ये प्लूटार्क का एक जगह विवरण है कि प्लूटार्क ने अपने विवरण में लिखा है कि जब नंद वंश का समापन करने के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर जब भारत में आ पहुंचा था तो सिकंदर से पंजाब में जाकर के चंद्रगुप्त मिला था और वहीं पे उसने मौर्यों के विरुद्ध नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के लिए उनसे बातचीत की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है? तो चंद्रगुप्त के बारे में विशेष अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है। उनके लिए अर्थात उनके बारे में जानने के लिए हमें मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और बाद के जो शासक हैं जैसे कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार या फिर अशोका, उनके बारे में अन्य भी स्रोत मिल जाते हैं। अशोका के तो खैर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनके अभिलेख इतने ज़्यादा हैं कि उनके बारे में एक एक बातों की जानकारी हो पाई है। लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत है बौद्ध स्रोत। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 13, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ की सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था? किस राज्यपाल यानी कि राजकीय राज्यपाल ने, शाही राज्यपाल ने जूनागढ़ जो कि वर्तमान में गिरनार में है और यह गिरनार कहाँ है? गुजरात में। तो इस जूनागढ़ की सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने। उस राज्यपाल का क्या नाम था? उस राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? अभी अभी हमने बात की है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, तो क्वेश्चन भी आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जो कि जैन भिक्षु थे, तो भद्रबाहु की शिष्यता उन्होंने ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना अर्थशास्त्र है, जिसमें कि राजकाज से संबंधित नियमों एवं सभी तरह के कूटनीतिक संधियों इन सब की चर्चा की गई है और इसकी तुलना प्रिंस से की गई है। ठीक है, जिसमें कि एक राजा को किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की उसकी सेना होनी चाहिए, किस तरह का उसका प्रशासन होना चाहिए, तो ये इन सारी बातों की जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है, सेम टू सेम प्रिंस में मिलती है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? विश्व के नगरों की रानी पाटलिपुत्र को कहा गया है। मौर्य काल में यह संज्ञा दी गई थी पाटलिपुत्र को कि वह विश्व के नगरों की रानी कहलाती थी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को पुराणों में द्विजर्षम की संज्ञा प्रदान की गई है? द्विजर्षम कहा गया है पुराणों में चाणक्य को। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? मेगास्थनीज द्वारा जो रचना की गई ग्रंथ है, रचित ग्रंथ है, उसका नाम है इंडिका।
आगे है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करने के लिए अंतपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। तो ये सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा कौन करता था? तो अंतपाल करता था। नेक्स्ट है, यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को अमित्रोकेटस कहा गया है। अमित्रोकेटस। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त का सबसे पहले उल्लेख रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। इसमें सबसे पहले जो जानकारी दी गई है वो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, इसमें रुद्रदामन में नवीनतम जानकारी है। सबसे पहले की जानकारी है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मरुवक, शिगु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये थे, तो ये चोरक, दमनक, मरुवक, शिगु इत्यादि ये सब मसाले थे जिनका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया। तो अपने शासन के, अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग विजय के पश्चात, तो उसने क्या किया कि अपने पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र कहा उसने। धर्म महामात्र वैसे हिंदी में कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल नाम उस समय धम्म महामात्य दिया गया था। अभिलेखों में भी धम्म महामात्य ही लिखा रहता है। तो अपने अभिलेख के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया धम्म महामात्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने व्योष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया? तो यह जानकारी प्राप्त होती है स्तंभ लेख 3 एवं 5 से। स्तंभ लेख 3 और 5 यह बताता है कि अशोक ने व्योष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया था। तो समाप्त होता है ये वीडियो यहाँ पर ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तो समाप्त होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को, और बाय।